जी, तो आज हम इंशाल्लाह प्रिपरेशन ऑफ इथाइन की बात करेंगे, साथ में इसकी कुछ फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ और इसके कुछ यूज़ेस के हवाले से भी देखेंगे और जो प्रिपरेशन में एक इनडायरेक्ट प्रॉब्लम प्रिपरेशन से रिलेटेड आ सकती है, उसका भी कुछ तज़किरा आपसे कर लेंगे। अच्छा जी, तो आज जो हमारा टॉपिक है बेटा वो क्या है? प्रिपरेशन ऑफ इथाइन। इथाइन की प्रिपरेशन अच्छा बेटा, इथाइन अल्काइन फैमिली की गैस है। फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्काइन फैमिली इथाइन है। ठीक है, इथाइन को बनाया कैसे जाता है? सबसे पहला रिएक्शन इथाइन का देख लो। फ्रॉम कैल्शियम कार्बाइड, फ्रॉम कैल्शियम कार्बाइड, कैल्शियम कार्बाइड की मदद से बेटा ये बनाया जाता है। अच्छा, अब ये कैल्शियम कार्बाइड क्या चीज़ है? तो बता सकता है, कोई फार्मूला वगैरह बता सकता है कैल्शियम कार्बाइड का? नहीं। देखो, कैल्शियम और कार्बाइड, अगर हम कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम और कार्बाइड ये इस तरीके से होता है CaC2। ठीक है, CaC2 इसका फार्मूला होता है। कैल्शियम कार्बाइड बेटा एक कंपाउंड होता है और ये अमूमी तौर पे आप लोगों ने इसको देखा होगा, कैल्शियम कार्बाइड या मैग्नीशियम कार्बाइड। जो हमारे पास फल वगैरह की पेटी आती है उसमें आपने अगर थोड़ा सा कॉमन लैंग्वेज को सुना हो, जो फल फरोशों की और सब्जी फरोशों की होती है, तो वो कहते हैं कि कारपेट लगा के, जैसे आम के लिए अक्सर कहते हैं कि वो कारपेट वाला आम है, इसको कारपेट लगा के पकाया गया है। मतलब कारपेट लगाकर इसको वो किया गया है, लाइक पकाने से मतलब यहाँ पर जो है वो तैयार करने के मुतरादिफ है। ठीक है, वो जो कारपेट होता है ना, असल में वो कारपेट नहीं होता, वो कार्बाइड होता है। अब वो तो मतलब मैं खुद भी अगर अपने बचपन की बात करूं तो मैं ऐसे ही समझता था कि आम को किसी जगह पे रख कर, मतलब कोई बहुत बड़ा कोई कारपेट ले लेते होंगे, उस कारपेट के अंदर आम रख के उसको रोल करके रख देते होंगे। अब चूंकि कारपेट एक मतलब काफ़ी मोटी एक जैसे कह सकते हैं कि चीज़ होती है, तो उसके अंदर आम रहते होंगे, यानी कैरियाँ रहती होंगी, तो वो कुछ टाइम बाद पक जाते होंगे। मैं ये समझता था भाई। वल्लाह आलम आप लोग क्या सोचते हो क्या नहीं सोचते हो। खैर मैं तो ऐसे ही सोचता था। ये हकीकत काफ़ी टाइम बाद खुली कि कारपेट नहीं होता बल्कि वो कार्बाइड होता है, छोटी छोटी सी पुड़ियाँ होती हैं और उसके अंदर जो कंपाउंड होता है वो या तो कैल्शियम कार्बाइड होता है या मैग्नीशियम कार्बाइड होता है। ये जो कैल्शियम कार्बाइड या मैग्नीशियम कार्बाइड होता है, बेसिकली ये फलों को, सब्जियों को जल्दी तैयार करने में मदद देता है। ठीक है, तो ये कैल्शियम कार्बाइड, इस कंपाउंड का रिएक्शन बेटा करवाया जाता है वाटर के साथ, H2O। जब वाटर के साथ इसका रिएक्शन होता है तो नतीजतन यहाँ पर समझ लो डबल डिस्प्लेसमेंट टाइप रिएक्शन होता है। अच्छा, ये रिएक्शन तकरीबन जो है वो पानी मिलाकर इसमें हीट किया जाता है, तब जाकर ये रिएक्शन होता है। कैल्शियम कार्बाइड को तैयार करने के लिए, मतलब पानी सिंपली मिला के, बहुत ज़्यादा पानी, बल्कि हीट वाला हीट इसमें नहीं होता, कैल्शियम कार्बाइड की प्रिपरेशन में हीट किया जाता है। सॉरी। जी, कैल्शियम कार्बाइड की प्रिपरेशन में इसको हीट किया जाता है। उसके बाद क्या होता है कि कंपाउंड बनता है हमारे पास C2H2 प्लस CaOH ट्वाइस। अभी जो CaOH ट्वाइस बना है, बुझा हुआ चूना यानी स्लेट लाइम। यहाँ पे क्या होता है, देखो H2O को हम ऐसे लिख सकते हैं H
और OH। ठीक है, यहाँ पे 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं तो 2 H और 2 OH आ जाते हैं। अब सिंपली यहाँ पे क्या होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। इस कंपाउंड में कैल्शियम जो है वो पार्शियल पॉजिटिव होता है, कार्बन पार्शियली नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन पार्शियली पॉजिटिव है, ऑक्सीजन हाइड्रोक्साइड पार्शियली नेगेटिव है। तो अब डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या हो गया, इसका पॉजिटिव यानी कि कैल्शियम पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ जाएगा OH और OH। एक कैल्शियम 2 OH के साथ बॉन्ड बनाकर क्या बना देगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बेटा इसे कहा जाता है स्लेट लाइन। और ये जो कार्बन नेगेटिव है ये 2 हाइड्रोजन्स के साथ मिलकर क्या फॉर्म करेगा, इथाइन गैस फॉर्म करेगा। ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया। अच्छा, ये रिएक्शन अमूमी तौर पर आप कॉमनली इसे देख सकते हैं। ये एक ऐसा रिएक्शन है जो शायद आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कहीं ना कहीं देख सकते हो, तो मैं उसका जिक्र करता चलूँ। वेल्डिंग की जो शॉप्स होती हैं ना बेटा, वेल्डिंग की जहाँ दुकानें होती हैं, तो अगर आप वेल्डिंग की दुकानों को थोड़ा सा अप्रोच करें तो गैस वेल्डिंग वाले यानी कि जो गैस वेल्डिंग कर रहे होते हैं, नॉर्मल कॉमन वेल्डिंग होती है वो। अच्छा, वहाँ पर होता क्या है कि आप देखो जिस सिलेंडर में उन्होंने गैस भर के रखी होती है, उस सिलेंडर के आसपास ना बड़ा एक अजीब वाइट वाइट कलर का चूने जैसा एक बड़ा सा गंदा जैसे कह सकते हैं ना, सॉलिड पड़ा हुआ होता है। बड़ी गंदगी होती है वहाँ पर, वाइट वाइट सी। कभी अगर किसी ने देखा हो तो वहाँ जो गैस वेल्डिंग वाले होते हैं ना बेटा, वहाँ पर यही रिएक्शन हो रहा होता है। उनके पास क्या होता है, उनके पास कंटेनर में कैल्शियम कार्बाइड होता है और कैल्शियम कार्बाइड पे वो पानी डालकर इथाइन गैस प्रोड्यूस करते हैं। अच्छा, इथाइन गैस वो प्रोड्यूस करके इस इथाइन गैस का इस्तेमाल किस लिए कर लेते हैं, इथाइन गैस इज अ वेल्डिंग गैस। ये वेल्डिंग के पर्पस के लिए यूज हो जाती है। अच्छा, इथाइन। सर जी इथीन भी यूज होती थी ना वेल्डिंग के लिए? तो जी बेटा, इथीन भी यूज हो सकती है, मतलब दोनों ही यूज होती हैं? दोनों ही यूज होती है। मिक्स मतलब मिक्स होके यूज होती नहीं हैं, नहीं नहीं अलग नहीं अलग होती हैं? नहीं 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 नहीं, दोनों मिक्स होकर यूज नहीं होती, अलग अलग होती हैं। इथीन अमूमी तौर पर उन जगहों पर वेल्डिंग के लिए यूज होती है जहाँ पे आपको टेम्परेचर कम रिक्वायर हो। लेकिन कभी अगर आपको कहीं टेम्परेचर ज़्यादा रिक्वायर होता है ना, तो वहाँ पे इथाइन का इस्तेमाल करते हैं। इथाइन के कंबस्ट होने पे तकरीबन 2500 से 3000 डिग्री सेंटीग्रेड तक का टेम्परेचर प्रोड्यूस हो सकता है। तो वेल्डिंग के लिहाज से ये बहुत अच्छा खासा टेम्परेचर होता है। यानी कि आम तौर पर, अच्छा इथीन में एक प्रॉब्लम ये भी है कि इथीन गैस जो है ना, वो अगर आप मिसाल के तौर पर वेल्डिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं तो उसको प्रिपेयर करना इतना आसान नहीं है जितना इथाइन को है। भाई एक सॉलिड कैल्शियम कार्बाइड लिया, उस पर पानी डाल दिया, सिंपली इथाइन गैस प्रोड्यूस होना शुरू हो गई। तो इथाइन गैस की प्रिपरेशन एज कम्पेयर टू इथीन थोड़ी सी ज़रा आसान है। ठीक है। अच्छा, इसके साथ ये जो स्लेक लाइम बनता है, ये स्लेक लाइम बेटा बनता है सॉलिड फॉर्म में। तो ये जो स्लेक लाइम होता है ना, ये सिलेंडर से बाहर थोड़ा 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 करके गिरता रहता है, जिसकी वजह से जहाँ पे भी वेल्डिंग गैस का सिलेंडर रखा होता है ना, तो वहाँ पर एक वाइट वाइट सा पाउडर चूना, ऐसा लगता है बहुत सारा चूना गिरा हुआ है उसके नीचे। तो वो चूना नहीं, चूना ही होता है बेसिकली, वो स्लेक लाइम ही होता है। ठीक है, क्लियर है? प्रिपरेशन में अगर किसी को कोई सवाल है तो पूछ लें। सर इस रिएक्शन को कराने के लिए कितनी हीट चाहिए होती है? बेटा इस रिएक्शन को कराने के लिए हीट नहीं चाहिए होती, वो मैंने पहले आपको मतलब जो मैंने हीट लिख दिया था वो गलत लिख दिया था। असल में कैल्शियम कार्बाइड को बनाने के लिए हीट की ज़रूरत होती है। वो कैल्शियम कार्बाइड की प्रिपरेशन मेरे जहन में क्लिक हो गई थी। होता ये है कि कैल्शियम कार्बोनेट को हम लेते हैं और कैल्शियम कार्बोनेट को तकरीबन हम हीट करते हैं आई थिंक सो 900 डिग्री सेल्सियस पर। तो ये कैल्शियम कार्बाइड टूटता है बेटा कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। फर्दर फिर इस कैल्शियम ऑक्साइड को हम इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन हीट करते हैं, सॉरी, इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन इसे हीट किया जाता है। इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन इसे मजीद हीट करते हैं। अच्छा, ये जो हीटिंग होती है ये भी तकरीबन 900 से 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पर होती है। तब जाकर आपके पास CaC2 फॉर्म होता है और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस फॉर्म होती है। तो मैं जो है ना वो इसका मेरे जहन में क्लिक हो गया था, तो मैंने आपको ये बताना, मतलब एरो पे मैंने हीट इसकी वजह से लिख दिया था। इस रिएक्शन में हीट नहीं होता बेटा। ठीक है। ओके सर। और सर रिएक्शन साइड पे H2O के साथ 2 लगेगा ना बैलेंस करने के लिए?
H2O के साथ, हाँ सॉरी यहाँ पे मैंने 2 नहीं लगाया, लगा दो, ठीक है, क्लियर है बेटा? यस सर। अच्छा अब हम पहले तो ये देख लें कि अच्छा इस हवाले से एक थोड़ी सी बात आपसे लिखनी है। यहाँ पर ये जो मेथड है, इस मेथड के हवाले से एक थोड़ी सी बात, दिस मेथड is only valid for the preparation of ethyne, because calcium carbide consists of only 2 atoms। ये मेथड सिर्फ और सिर्फ इथाइन गैस के बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि कैल्शियम कार्बाइड में 2 एटम्स होते हैं और इथाइन में भी 2 ही कार्बन एटम्स होते हैं। 2 कार्बन एटम्स लिखना चाहिए यहाँ पे, बेहतर वही रहेगा। मतलब सर इस फैमिली का कोई और मेंबर नहीं बना सकते हम? हाँ, इस मेथड से नहीं बना सकते। ये जो मेथड अभी आपके सामने है, इस मेथड के जरिए नहीं बना सकते। ठीक है, बिकॉज कैल्शियम कार्बाइड कंसिस्ट ऑफ ओनली 2 कार्बन एटम्स। अब मसला ये है कि कैल्शियम कार्बाइड में सिर्फ और सिर्फ 2 ही कार्बन एटम्स होते हैं, तो इसलिए सिर्फ वही कंपाउंड प्रोड्यूस हो सकता है जिसके अंदर 2 कार्बन हो। अदर मेंबर्स of ethyne, sorry, other members of alkyne family are prepared by other methods। इथाइन फैमिली के जो दूसरे मेंबर्स होते हैं उनको प्रिपेयर करने के लिए आप दूसरे तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। इस तरीके का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सिंपल सी लॉजिक है बेटा, कैल्शियम कार्बाइड में 2 कार्बन होते हैं, तो सिर्फ वही चीज़ प्रोड्यूस इससे हो सकती है जिसमें 2 कार्बन हो। अब आप चाह रहे हैं कि भाई इथाइन की जगह आप प्रोपाइन बनाएं, ब्यूटाइन बनाएं, पेंटाइन बनाएं, हेक्साइन बनाएं, तो वो आप इससे प्रोड्यूस नहीं कर सकते। अच्छा, ये बात मैं ख़ास तौर पर इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को याद होगा बेटा, आप लोगों को चैप्टर 6 में मैंने पढ़ाई थी होमोलोगस सीरीज़, और होमोलोगस सीरीज़ में हमने ये बात पढ़ी थी कि किसी भी फैमिली के मेंबर्स को प्रिपेयर करने का तरीका कांस्टेंट होता है, सेम होता है। तो हो सकता है आपके जहन में ये बात कहीं रह जाती कि इस तरीके से आप प्रोपाइन, ब्यूटाइन और भी दूसरे अल्काइन प्रोड्यूस कर सकते हो। तो ख़ास तौर पे मेंशन करने की वजह यह है कि आप ये बात जहन में रखें कि इससे सिर्फ और सिर्फ इथाइन बनेगा और कोई नहीं बन सकता। वजह वाज़ेह तौर पर आपको बता दी गई है बेटा, ठीक है? सर हम इस मेथड से इथीन बना सकते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स बढ़ाकर? इस मेथड से इथीन बना सकते हैं? वॉट नहीं बेटा, इथीन इससे कैसे बनाएंगे? जब इथाइन फॉर्म हो गया ना, तो इथाइन की हाइड्रोजनेशन करा के हम इथीन बना सकते हैं। अगर मिसाल के तौर पे तुम ये कह रही हो कि वाटर मॉलिक्यूल्स बढ़ा दें, जैसे यहाँ पर सर ये H
OH और हो जाए। इथीन के लिए 4 हाइड्रोजन चाहिए होंगे, ऐसे ही कह रही हो ना? तो बेटा फिर ये 2 जो OH बचेंगे इनको कहाँ लेके जाओगी? ये भी तो सोचो, कैल्शियम तो एक ही है हमारे पास। ठीक है, N2O2 बन जाएगा। ठीक है बेटा। Yes. ठीक है, तो फिर आगे चलूं, सेकंड मेथड की तरफ चलूं। यस सर। अच्छा, दूसरा तरीका इसको बनाने का क्या है? बाय सर जी सर ये बुक में कोल्ड वाटर लिखा हुआ है प्रिपरेशन ऑफ कैल्शियम कार्बाइड में, तो कोई और सा वाटर नहीं डाल सकते? बेटा, ठंडा इसलिए डाला जाता है क्योंकि इसमें जो ये इथाइन गैस प्रोड्यूस होती है अल्टीमेटली वो किस लिए इस्तेमाल होती है? वेल्डिंग के लिए। तो जहाँ पर वेल्डिंग गन जो होती है ना, वेल्डिंग गन जब उस मतलब देखो, इसका मैकेनिज्म ऐसे है कि देखो ये एक पाइप है जिसके ज़रिए से गैस आती है और ये वेल्डिंग गन है फॉर एग्जांपल, ठीक है? तो अब होता ये है कि यहाँ पर आप फ्लेम जलाते हो, फ्लेम चल रहा होता है। अच्छा, ये फ्लेम कंटिन्यूसली जल क्यों रहा होता है? क्योंकि यहाँ से इथाइन गैस की सप्लाई होती है पीछे से और ऑक्सीजन गैस भी हवा में मौजूद होती है, तो ये कंबस्ट होती रहती है इथाइन गैस कंटिन्यूसली और वेल्डिंग होती रहती है। इस वजह से अल्टीमेटली आपकी ये गन और इस पूरे वायर में हीट कंडक्ट होती है। तो हीट ट्रांसफर की वजह से अगर आपका जो सिलेंडर जहाँ पर ये गैस का बन रही है, अगर वहाँ पर भी हीट इनहेंस हो जाए, हीट बढ़ जाएगी, तो देयर इज़ अ चांस कि इथाइन गैस प्रोड्यूस होने के बाद यहीं सिलेंडर के अंदर कंबस्ट हो जाए। उससे बचाने के लिए ये हरकत की जाती है बेटा, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड कोई सा भी हो, जलता ज़रूर है। क्लियर? यस सर। चलिए जी, आगे चलते हैं। दूसरा हमारे पास हम देख रहे थे मेथड बाय डिहाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ विसिनल। अच्छा, ये एक बात बताना, ये डिहाइड्रो हेलोजिनेशन कराने के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं? KOH। सिर्फ KOH? Alcoholic KOH. एल्कोहलिक KOH का इस्तेमाल होता है। वेरी गुड, बहुत सोच के जवाब दिया, थोड़ा जल्दी जवाब की उम्मीद थी। खैर, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन कराने के लिए बेटा एल्कोहलिक KOH का इस्तेमाल होता है। कहीं भी डिहाइड्रो हेलोजिनेशन हो रही होगी, इसी का इस्तेमाल होगा। अच्छा, विसिनल डाइहैलाइड क्या होगा? एनी गेसेस? सर CH2 सिंगल बॉन्ड में CH2 और कोई सा भी हाइड्रोजन। CH2 सिंगल बॉन्ड विद CH2 और दोनों पर कोई हेलोजन। अच्छा, हेलोजन हमने यहाँ पर फिलहाल क्लोरीन लिया हुआ है। क्लोरीन ही सबसे ज़्यादा रगड़ा खाता है बेचारा। अरे वाह, शुक्रिया असिस्टेंट साहिबा, आपने मुझे याद दिला दिया, मैं भूल गया। सर ये तो उल्टा है ना उस वाले का जो हमने इथीन में पढ़ा था। इथीन में पढ़ा था मतलब? सर मतलब हमने इथीन में हेलोजिनेशन पढ़ी थी इसकी, तो ये बन गया था कंपाउंड। बिल्कुल, ये उसी का उल्टा तो है। अगर हम उसी को, यस सर। हेलोजन लगा देंगे। इथीन में क्लोरीन ऐड करते हैं ना, वो हेलोजिनेशन रिएक्शन था इथीन का, जिसमें विसिनल डाइहैलाइड बना था। ठीक है। यस सर, यस सर। अच्छा, अब मैं डिहाइड्रो हेलोजिनेशन कराना चाह रहा हूँ भैया, तो मुझे यहाँ पर क्या डालना है? मुझे चाहिए KOH। कैसा KOH होना चाहिए? ये होना चाहिए एल्कोहलिक, और ये 2 मोलर इस्तेमाल होगा
क्योंकि 2 मरतबा मुझे डिहाइड्रो हेलोजिनेशन करानी पड़ेगी, तब जाकर मेरे पास CH ट्रिपल बॉन्ड विद CH प्रोड्यूस होगा, और 2 मरतबा यहाँ से पोटेशियम ने क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाया तो ये 2KCl फॉर्म होगा, और साथ में वाटर प्रोड्यूस होगा। अभी मैकेनिज्म नहीं बताया, अभी मैंने सिर्फ रिएक्शन लिखा है। ठीक है, अच्छा जी, अब मैकेनिज्म इसका देख लेते हैं। पहले एक मॉलिक्यूल किस तरीके से रिएक्ट करेगा, एक क्लोरीन हटेगा, दूसरी तरफ से हाइड्रोजन। बहुत सिंपल सा पैटर्न है, CH2 Cl CH2 Cl। बेटा इसका रिएक्शन किसके साथ हुआ, KOH के साथ, सही है। अब देखो K क्या कर रहा है, पोटेशियम क्या कर रहा है, पोटेशियम यहाँ से एक हेलोजन को रिमूव कराएगा, दोनों में से किसी भी कार्बन से एक हेलोजन रिमूव होगा। हमें नहीं पता होता कि किस कार्बन से हेलोजन रिमूव हो रहा है, अलबत्ता हेलोजन तो रिमूव होगा। ठीक है, तो किसी एक कार्बन से पोटेशियम ने हेलोजन को रिमूव किया। फॉर एग्जांपल मान लो इस वाले कार्बन से इसने हेलोजन रिमूव किया, सही है। क्या फॉर्म हो गया, KCl फॉर्म हो गया। अच्छा, अब जब K अपने OH के साथ दामन छुड़ाकर Cl के पास गया, KCl बनाया, इधर क्या रह गया बेटा, OH रह गया। अच्छा, चूंकि डिहाइड्रोहेलोजिनेशन का अमल है, तो इसका ये मतलब होता है कि कहीं ना कहीं से हाइड्रोजन भी निकलनी चाहिए, क्योंकि सिर्फ क्लोरीन के निकलने से मसला हल तो नहीं होगा, हाइड्रोजन को भी निकालना ज़रूरी है। अच्छा, अब हाइड्रोजन कहाँ से फॉर्म होगा, हाइड्रोजन निकल क्यों रहा है, सवाल ये है क्योंकि हाइड्रोजन को ज़्यादा फिजिबल बॉन्ड OH के साथ मिलेगा, कार्बन से, कार्बन के मुकाबले में ज़्यादा फिजिबल बॉन्ड OH के साथ मिलेगा। अच्छा, अब चूंकि इस कार्बन में से क्लोरीन निकला है, तो हाइड्रोजन इसके बराबर वाले कार्बन में से यानी पड़ोसी में से निकलेगा, यानी यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा, क्या फॉर्म होगा बेटा, वाटर फॉर्म हो जाएगा। अब क्या बच गया, अब बचा ये कि इधर रह गया CH और Cl, इधर CH2 और Cl। बड़ा बदतमीज सा मॉलिक्यूल रह गया है। कार्बन की एक तो दोनों कार्बन बेचारे स्टेबल नहीं है, और किसी के साथ कितने हाइड्रोजन, किसी के साथ कितने क्लोरीन, अजीब ही कुछ कैफियत है। मजीद स्टेबिलिटी के ही वजह से, क्योंकि सारे कारनामे यहाँ पे इस सर एक क्लोरीन को हटाएं। यस सर। क्या बात है, तुम लोग तो सीख गए हो यार। हाँ भाई, अब क्या होगा, अगर ऐसे ही हमारी गलतियां बताते रहो और सीखते रहो तो अच्छा लगेगा, क्योंकि बेहोश क्लास को पढ़ाने में मज़ा नहीं आता। इस क्लास में जान होती है ना, पढ़ाने में मज़ा उसी को ही आता है। और तुम लोग की तो मैं पिछले 2-4 दिन से बड़ी तारीफें भी कर रहा हूँ, पता है। क्लोरीन यहाँ से गया पोटेशियम के पास, KCl फॉर्म हुआ। अच्छा, अब चूंकि क्लोरीन इधर से निकला तो हाइड्रोजन इधर से निकलेगा। अच्छा, एक चीज़ और, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया होगा, बॉन्ड को बराबर रखने के लिए डबल बॉन्ड आया होगा। ठीक है, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड होगा, एक ही हो गया ये, डबल बॉन्ड आ गया। अब K ने Cl को लिया, KCl फॉर्म किया, OH इस वाले में से H निकला, क्या फॉर्म हो गया, ये H2O फॉर्म हो गया। अब इधर क्या रह गया बेटा, CH 1 2 3 CH। ठीक है, तो अल्टीमेटली आपके पास क्या फॉर्म हो गया, इथाइन फॉर्म हो गया। क्लियर हो गई मेरी बात। ये जो फाइनल प्रोडक्ट आया है वो यही आया है। हमने इन दोनों इक्वेशंस को बाद में ऐड कर देते हैं, तो ये वाला और ये वाला कंपाउंड कैंसिल हो गया, 2KOH बन गया, 2KCl बन गया, 2H2O बन गया। अच्छा, H2O के साथ मैंने 2 नहीं लगाया ऊपर वाली इक्वेशन में, 2 लगा दो। ठीक है बेटा, जी सर। चलो जी। बाय डीहेलोजिनेशन ऑफ टेट्राहेलाइड, ये भी एक तरीका है।
बाय डी हेलोजिनेशन ऑफ टेट्रा हेलाइड। अच्छा, टेट्रा हेलाइड क्या होगा? सर 4 कार्बन वाला अल्काइल हैलाइड। यानी 4 कार्बन वाला नहीं, 4 हेलोजन वाला भैया। सर 4 हेलोजन वाला। देखो टेट्रा हेलाइड लिखा है ना, टेट्रा का मतलब 4 और हेलाइड है यानी हेलोजन। ठीक है, सर एक बात बताएं, पूछें। सर डिहाइड्रोहेलोजिनेशन में हमें अल्कोहलिक KOH की जरूरत पड़ती है, तो हेलोजिनेशन में हमें किसी चीज की जरूरत क्यों नहीं पड़ती? हेलोजिनेशन में बेटा हमें जरूरत इसलिए नहीं पड़ती क्योंकि हेलोजिनेशन कब होती है? हेलोजिनेशन उस कंपाउंड में होती है जो अनसेचुरेट हो। ठीक है, जो कंपाउंड अनसेचुरेट होता है उसी में ही हेलोजिनेशन होती है ना। एक कंपाउंड सेचुरेट होगा उसमें कभी भी हेलोजिनेशन नहीं होगी। अनसेचुरेट तो ऐसे ही सब्सटेंस है ना जो चाहता है कि वो सेचुरेट हो जाए। डबल बॉन्ड है, वो चाहता है कि खत्म होकर सिंगल हो जाए। ट्रिपल बॉन्ड है, चाहता है खत्म होकर डबल या सिंगल हो जाए। इस वजह से हमें किसी एक्स्ट्रा, जिसे कहते हैं ना, एक्स्ट्रा एफिशिएंसी करने की उसमें जरूरत नहीं होती, एक्स्ट्रा वर्क करने की जरूरत नहीं होती। आपने शायद पढ़ा हो स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस के बारे में, पढ़ा है? जी सर। तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कौन से होते हैं जिनके ऊपर जिनके लिए आपको मेहनत मजदूरी करने की जरूरत हो एफर्ट जाती या फोर्स नहीं लगानी पड़े। है। वेरी गुड। जिन पर आपको कोई एफर्ट ना लगानी पड़े वो रिएक्शंस खुद हो रहे हो। और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस कौन से होते हैं जिनमें आपको एफर्ट लगानी पड़ती है, यानी कि वो खुद से नहीं होना चाहते, आप उन्हें जबरदस्ती होने पे मजबूर करते हैं। तो हेलोजिनेशन का जो रिएक्शन है बेटा वो एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, यानी कि आप सिर्फ और सिर्फ कोई अनसेचुरेट हाइड्रोकार्बन और क्लोरीन या कोई भी हेलोजन XYZ वो एक साथ रख दीजिए, बाकी कारनामे तो ये दोनों आपस में खुद ही अंजाम दे देंगे। सर मतलब क्योंकि वो अनसेचुरेट है इसलिए हमें कोई एडिशन नहीं करानी पड़ती, वहां पे बस सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। ना 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 ना, एडिशन होता है, सब्स्टिट्यूशन थोड़ी होता है। वापस जाना पड़ेगा। ये रहा हेलोजिनेशन ऑफ इथीन। अब देखो यहाँ पर इस कंपाउंड की हेलोजिनेशन हो रही है क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड है, कोई एडिटिव नहीं है, कोई एक्स्ट्रा फोर्स नहीं है। सिंपली क्या है, क्लोरीन गैस पास कर दो, क्लोरीन और इथीन गैस को मिलाओ, ऑटोमेटिकली विस्नल डाइक्लोराइड प्रोड्यूस होगा। सही सही सर, वो समझ आ गया, मैंने उल्टा बोल दिया था। हाँ बस सही कर दिया। चलो अच्छा जी, तो बाय डी हेलोजिनेशन ऑफ टेट्राहेलाइड। तो टेट्राहेलाइड क्या होता है भाई? टेट्राहेलाइड सर ऐसा सब्सटेंस होता है जिसके ऊपर 4 हेलोजेंस हों सर। ठीक है, लगा देते हैं भाई, तो मसला थोड़ी। 4 हेलोजेंस आ गए। अच्छा बाकी क्या बचेगा सर? जो बाकी बचेगा बेटा वो ऑब्वियसली हाइड्रोजन होगा। जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ हाइड्रोजन होता है। जैसे कहते हैं ना मैथ्स में, जहाँ कोई साइन नहीं होता वहाँ प्लस होता है, जहाँ कोई नंबर नहीं होता वहाँ 1 होता है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ हाइड्रोजन होता है भाई। अच्छा, डी हेलोजिनेशन कराने के लिए रिएजेंट याद है किसी को? जिंक डस्ट। जिंक। जिंक। वेरी गुड, बोल लो, बोल लिया करो। जिंक बोल के रुक काहे गए? एक ने जवाब दे दिया तो जरूरी थोड़ी कि दूसरा जवाब नहीं दे सकता, दूसरा भी दे, सब दे मिलके। अच्छा, इस रिएक्शन में थोड़ा सा हीट करना पड़ता है और ये बेसिकली जिंक को एक्टिवेट करने के लिए होता है। हीट करने का मकसद यहाँ पे जिंक को मेल्ट करने जैसे 400 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर देने की जरूरत नहीं है। हीट करने का मकसद है कि 40 से ऊपर ले जाओ टेम्परेचर, बस मतलब 50 से ऊपर ले जाओ, बाकी रिएक्शन हो जाता है। तो जिंक क्या करता है? जिंक का एक एटम जिसकी वैलेंसी होती है 2,
तो इसका मतलब ये 2 बॉन्ड बनाने की सलाहियत रखता है। तो जिंक का एक एटम 2 क्लोरीन यहाँ से निकालेगा और दूसरा एटम बाकी यहाँ के 2 क्लोरीन निकालेगा। जिंक हाइड्रोजन या कार्बन पर किसी किस्म का रिएक्शन नहीं करता, कोई अटैक नहीं करता। ये सिर्फ और सिर्फ हेलोजन से मोहब्बत रखता है और हेलोजन के साथ ही बॉन्ड बनाता है। यहाँ फॉर्म हो गया बेटा 2 जिंक क्लोराइड। जब चारों के चारों क्लोरीन वहां से चले गए तो बेटा अब बचा क्या? मैं हूं और मेरे साथ भी मैं हूं, बन गए ना, आपस में बॉन्ड बना लेंगे बस। सेल्फ सेटिस्फेक्शन नाम की भी कोई चीज होती है ना, तो वहां पे यहाँ पे बस सेल्फ सेटिस्फेक्शन हो गई सब। ठीक है बेटे? सर यहाँ डस्ट का मतलब पाउडर फॉर्म में ना? जी बेटा, डस्ट का मतलब पाउडर फॉर्म में। सर ये टेट्रा हैलाइड पर आपने 2 कार्बन, टेट्रा हेलाइड क्या कह रहे हो? यानी कि टेट्रा हैलाइड लिखा हुआ था ना, तो टेट्रा 4 और हैलाइड हेलोजन, तो 2 कार्बन कैसे आपने लगाया? बेटा देखो, बात असल में ये है, टेट्रा हेलाइड भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की फैमिली है। इसमें एक कार्बन वाला भी टेट्रा हेलाइड होता है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड CCl4। 2 कार्बन वाला भी होता है, 3 कार्बन वाला भी होता है, 4 कार्बन वाला भी होता है बेटा। अब मसला ये है कि मैं प्रोड्यूस करना चाह रहा हूँ इथाइन, जिसमें 2 कार्बन होते हैं। तो अगर मैं कार्बन टेट्राक्लोराइड यानी कि CCl4 लेता हूँ, यानी कि जिसमें 1 कार्बन होगा, तो मैं इथाइन तो प्रोड्यूस नहीं कर सकता। मुझे तो ऐसा टेट्राहेलाइड चाहिए ना जिसमें 2 कार्बन हो, ताकि मैं इथाइन प्रोड्यूस करूँ। अगर मुझे प्रोपाइन इसमें प्रोड्यूस कार्बन करना में होगा तो यही काम मैं जो है ना वो मतलब 3 कार्बन वाला टेट्राहेलाइड ले लूंगा। के नाम के साथ मेंशन नहीं करेंगे, जैसे डाई कार्बन टेट्रा हैलाइड ऐसे करके? नहीं, ऐसा होता नहीं है। मतलब वो यहाँ पर चूंकि अंडरस्टूड केस है कि भाई वो जो है वो डाई मतलब 2 कार्बन वाला ही यहाँ पे वो लिया जाता है, तो एज सच कोई मतलब टेंशन वाली बात नहीं है। यानी अगर आप सिर्फ टेट्राहेलाइड भी लिख रहे हो तो इट इज नॉट अ बिग डील। सही है। सही है। अच्छा जरा जी बेटा, तो अब आगे चलते हैं। इथाइन की फिजिकल प्रॉपर्टीज और यूजेस की इसकी कुछ बात करते हैं। प्रिपरेशन तो हमने देख ली। अच्छा, प्रिपरेशन की किसी भी स्टेप में किसी को कोई सवाल तो नहीं? फिजिकल प्रॉपर्टीज, आवाज आ रही है सबको? यस जी सर। सर। जी सर। ओके। अच्छा, फिजिकल प्रॉपर्टीज की अगर बात करें तो इथाइन जो है वो कलरलेस गैस है, यानी इसका कोई कलर नहीं होता ऑक्सीजन और बाकी गैसेस की तरह। अच्छा, इसकी कैरेक्टरिस्टिक स्वीट स्मेल होती है। कैरेक्टरिस्टिक स्वीट स्मेल। यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक स्वीट स्मेल लिखने का मकसद ये है कि कोई ये ना समझ ले कि कोई बहुत मीठी और बहुत अच्छी सी खुशबू होती है इसकी। मतलब इसकी स्मेल है, ठीक है। अब वो स्मेल जो है वो एट टाइम्स किसी को स्वीट लगती है यानी कि अच्छी लगती है, और एट टाइम हो सकता है वो किसी को बुरी भी लगती है। इट ऑल डिपेंड्स के मतलब पर्सन टू पर्सन वेरी करने वाली बात है। कैरेक्टरिस्टिक स्वीट स्मेल का मतलब ये है कि किसी हद तक एक अच्छी खुशबू इसको कंसिडर किया जा सकता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इसको नाक से लगाकर सूंघते ही रहें जिंदगी भर। ठीक है। अच्छा, ये पानी के अंदर स्पेरिंगली सोल्यूबल होती है। स्पेरिंगली सोल्यूबल का मतलब क्या हुआ? ऐसी पानी के अंदर मुश्किल से डिसॉल्व होना, ठीक है। बट हाईली सोल्यूबल इन अल्कोहल।
अल्कोहल में ये हाईली सॉल्युबल होती है। ऐसे बहुत सारे लिक्विड्स हैं, मतलब सब्सटेंसेज हैं जो पानी में डिसॉल्व नहीं होते लेकिन अल्कोहल में डिसॉल्व हो जाते हैं। अच्छा, ये हवा के मुकाबले में ज़रा हल्की होती है, लाइटर देन एयर, यानी कि जो हवा की डेंसिटी है ना, जो हमारी अभी एक एटमॉस्फेरिक एयर जो है उसके मुकाबले में ये इसकी डेंसिटी थोड़ी सी ज़्यादा होती है। और इसका बॉइलिंग पॉइंट इथाइन गैस का -83 डिग्री सेल्सियस होता है, और इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है उल्टा हो गया, मेल्टिंग पॉइंट इसका 83 डिग्री सेल्सियस माइनस में होता है, और बॉइलिंग पॉइंट इसका -81 डिग्री सेल्सियस माइनस में होता है। ठीक है, कोई बात, कोई सवाल इसमें? और याद रखने वाली बातें अगर याद रह जाएं तो। सर ये हर गैस के बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट्स को याद रखने का कोई तरीका बता दें। बेटा कोई तरीका नहीं है, जेन्युइनली मैं अगर सही तुम्हें सच्ची बात बताऊं तो क्लास स्टार्ट करने से पहले मैंने फिजिकल प्रॉपर्टीज खुद देखी थी, मुझे तो फिजिकल प्रॉपर्टीज भी याद नहीं। तो मैं तुम्हें कोई तरीका नहीं बता सकता इसका, क्योंकि बहुत सारी गैसेस हैं आपके कोर्स में, तो कितनी गैसेस का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट याद करते रहोगे। मेरे हिसाब से मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की कहानी बहुत बात की है, जो पहले ज़रूरी चीज़ें हो उन्हें याद करना, उसके बाद टाइम लगता हो, सब कुछ याद कर लिया, इतना याद कर लिया कि मतलब कुछ बचा ही नहीं, किताब चाट ली पूरी। अब आखिर में रह गया यार अब क्या करें, तो आखिर में बैठ के मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट याद करना, क्योंकि अगर मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट के हवाले से बेटा कोई बात पूछी भी गई ना तो वो एमसीक्यू में 1 नंबर के लिए पूछी जाएगी। तो इस 1 नंबर के लिए मेरा नहीं ख्याल कि आप अपने 5 नंबर या 4 नंबर के सवाल को खतरे में डालें, क्या ख्याल है? सर लेकिन अगर पेपर में फिजिकल प्रॉपर्टीज पूछ ली गई तो उनमें तो लिखना पड़ेगा ना। नहीं बेटा, पेपर में फिजिकल प्रॉपर्टीज नहीं पूछी जाती। पेपर में देखो, सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का जो पेपर है ना, वो आपकी सोच से बहुत ज़्यादा अलग है। मैंने अभी तक हमेशा आप लोगों से एक बात कही है कि सेकेंड ईयर केमिस्ट्री में पढ़ाते कुछ हैं, पूछते कुछ हैं। ये जो बात मैं कहता हूँ कि इसकी कहने की क्या वजह है, इसकी कहने की वजह यह है कि सीधे सीधे बातें नहीं पूछी जाती। इनडायरेक्ट प्रॉब्लम्स मैंने करवाई, तुम लोगों ने देखा होगा इनडायरेक्ट प्रॉब्लम्स के किस तरीके से सवाल पेपर में आते हैं। अभी पास पेपर्स भी रेडी हो चुके हैं, प्रिंटिंग डन है, इंशाल्लाह एक आध दिन में डिलीवरी स्टार्ट हो जाएगी। अलबत्ता मैं तुम लोगों को आज, बल्कि मुझे याद नहीं था, मैं तुम लोग को भेजता हूँ अभी ना डेल्टा के तुम्हारे ग्रुप पे, मैं सॉफ्ट उसमें ना तुम्हारे पास पेपर्स डालता हूँ, तो तुम लोग अभी देखना। सवालात जो आए हुए हैं ना वो ऐसे नहीं आए हुए, रट्टे वाले सवाल नहीं आते सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के पेपर में। जैसे बहुत अजीबोगरीब से आए हुए हैं। अच्छा, जो रट्टे वाले सवाल भी होते हैं ना वो भी कॉन्सेप्चुअल रट्टे वाले होते हैं, यानी कि अगर थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट वाला रट्टा होता है, वो प्रॉपर वाला रट्टा नहीं होता। अब फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर प्रॉपर वे में प्रॉपर रट्टा है, इसमें कोई कॉन्सेप्ट वाली बात नहीं है। इसी तरीके से यूजेस में भी प्रॉपर रट्टा है, इसमें भी कोई कॉन्सेप्ट वाली बात नहीं है। ठीक है, तो ऐसे सवालात पेपर में नहीं पूछे जाते। अगर इनके हवाले से कुछ पूछना भी हुआ, वो भी गलती से अगर पूछना हुआ, तो बेटा एमसीक्यू। इसके अलावा अलग से सवाल आ रहा है कि भाई फिजिकल प्रॉपर्टी लिखें इथाइन की, इथीन की, ये मुमकिन नहीं है। आज तक तो ऐसा नहीं हुआ। अब तुम लोग की अगर किस्मत खराब हो तो कुछ कह नहीं सकते, वैसे तुम लोग की किस्मत खराब तो है, मान लो इस बात को, क्योंकि जितने मसाइल हुए ना वो तुम लोग के टाइम पे हुए। 9 मैट्रिक में जब तुम लोग आए पेपर पैटर्न चेंज हुआ, फर्स्ट ईयर में तुम लोग आए पेपर ही कैंसिल हो गया। इस पेपर के कैंसिल होने से कितनी बुराइयां हुई हैं ये मैं साल के शुरू में ही तुम लोगों को बता चुका हूँ, शुरू की क्लासेस में। मतलब हद ये हो गई है कि फर्स्ट ईयर का बच्चा जो दिसंबर में प्लान कर लेता था कि उसने किस यूनिवर्सिटी में जाना है, कौन सी फील्ड लेनी है, अब वो बेचारा फर्स्ट ईयर का बच्चा, मतलब सेकंड ईयर का बच्चा, क्योंकि फर्स्ट ईयर का रिजल्ट दिसंबर तक आ जाता है ना, अब वो बेचारा बच्चा कोई प्लान ही नहीं कर सकता, क्योंकि फर्स्ट ईयर का रिजल्ट ही नहीं आएगा, क्योंकि फर्स्ट ईयर का पेपर ही नहीं हुआ। सारा अमाल का दारोमदार जो है वो इंटर के एग्जाम्स पर आ गया, सेकंड ईयर के। तो बेचारा बच्चा क्या सोचेगा, क्या प्लान करेगा? नथिंग। तो तुम लोग की किस्मत बेटा वैसे खराब रही है, ये बात है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतनी ज्यादा किस्मत खराब होगी।
ठीक है कस्मा, थोड़ी लंबी हो गई लेकिन मैं इसके जी अलावा जी कुछ सर। कह नहीं सकता था। तो इथाइन गैस वेल्डिंग में इस्तेमाल होती है, वेल्डिंग गैस होती है। अच्छा, और इस वेल्डिंग गैस का जो टेम्परेचर होता है वो तकरीबन 3000 डिग्री सेल्सियस तक जाता है, 2500 से 3000 डिग्री सेल्सियस पर। अच्छा, ये जो फ्लेम होता है ना, इस फ्लेम को याद रखना, ये ऑक्सी एसिटाइलिन फ्लेम कहलाता है। वेल्डिंग फ्लेम जो होता है ना, ये ऑक्सी एसिटाइलिन फ्लेम होता है, और इसका कलर जो है ना वो लाइटिश ब्लू कलर का होता है, लाइटिश ब्लू फ्लेम होता है इसका, ऑक्सी एसिटाइलिन फ्लेम का। ठीक है, और उसके अलावा इसका इस्तेमाल मुख्तलिफ किस्म के पॉलीमर्स बनाने में किया जा सकता है। पॉलीमराइजेशन के प्रोसेस में मैंने आपको एग्जांपल भी दी थी ईथीन की, अगर आपको याद हो। ठीक है ना, तो इसी तरीके से ईथाइन का इस्तेमाल भी मुख्तलिफ पॉलीमर्स बनाने में किया जाता है। इवन एक रिएक्शन तो आपके कोर्स में है भी, अभी जब रिएक्शंस पढ़ाऊंगा इसके तो आएगा तो फिर बताऊंगा। उसके अलावा सिंथेटिक रबर बनाने के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है। रबर दो तरह के होते हैं बेटा, एक सिंथेटिक होता है, एक नेचुरल होता है। तो जो आर्टिफिशियल रबर होता है ना, सिंथेटिक, उसको बनाने में भी इसका इस्तेमाल होता है। और इसका, इथीन का, और जो डबल और ट्रिपल बॉन्डेड कंपाउंड्स है ना, उन कंपाउंड्स का इस्तेमाल पॉलीमराइजेशन और सिंथेटिक रबर बनाने के लिए किया जा सकता है। अब उसमें सबका इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन मेजॉरिटी का इस्तेमाल इन दोनों कामों के लिए हो सकता है। ठीक है बेटा। यस सर। अच्छा जी, और कोई सवाल किसी का? क्या बात है, आज मैंने बहुत अच्छा पढ़ा दिया, क्या तुम लोगों का कोई सवाल नहीं है? मैं तुम लोगों की तारीफें कर रहा हूँ कि तुम लोग अच्छे अच्छे सवाल पूछते हो। दूसरे सेकेंड ईयर के बच्चों को बोल रहा हूँ कि तुम लोग के वीडियोस देख लें, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, कुछ नए सवाल समझ में आ जाएंगे। आज तुम लोग के सवाल ही नहीं है। सर, हाँ, ऑक्सी एसिटाइलिन का मतलब क्या है? ऑक्सी एसिटाइलिन का मतलब होता है बेटा, एसिटाइलिन का मतलब होता है इथाइन, और ऑक्सी का मतलब होता है ऑक्सीजन। मतलब इनकी रिएक्शन से जो फ्लेम फॉर्म हुआ, जी जी जी, बेसिकली। बिल्कुल बिल्कुल उसी को ही कहते हैं। अच्छा, मैं इस वीक वेंसडे को क्लास लूंगा, ठीक है, याद रखना, सबको अभी बता रहा हूँ, क्लास नहीं, ठीक है।